भैया बहनों, कल तक आपने हिंदी की जो उदिता की आपकी पुस्तक है, कुछ भैया बहन पूछ रहे थे कि ये किस किताब से है, तो अब सरस्वती प्रकाशन की किताब आ गई है हिंदी की। मंजरी नहीं चली, इसको लेना पड़ेगा। और इसी में आपके पाठ 4 था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कविता थी जयशंकर प्रसाद की। उसका आपने भावार्थ अर्थ समझा। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़ें। तो पहले सर्वप्रथम शब्दार्थ दिया हुआ है, आप उस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, हम फोटो भेज देंगे इसका। शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके ठीक नीचे अभ्यास प्रश्न है। उस अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है कविता से। तो यहाँ लिखा है हमने कविता से। कविता से प्रश्न पहला है कि कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कवि ने कविता में किस अवस्था का वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा प्राकृतिक अवस्था एवं भारत की विशेषता का वर्णन किया है। कवि की 2 रचनाएं बताइए। तो जीवन परिचय इसमें लिखा रहेगा किताब में, उसी से आपको बताना है। तो कामायनी, आंसू, लहर, चित्राधार, कंकाल, तितली, बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से 2 रचना आप लिख देंगे। हमने कामायनी और आंसू लिखा। आगे आ गया खत। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अरुण यह मधुमय देश हमारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति का आशय है प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा देश, भारत बहुत ही मधुरता से युक्त एवं आनंद प्रदान करने वाला है। दूसरा प्रश्न है कवि का मंगल कुमकुम से क्या अभिप्राय है? कवि प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वृक्ष की फुलगियों माने टहनियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी गई हो। कुमकुम माने लाल रंग का चंदन। तो जीवन में जैसे सबके लालिमा आ गई, समृद्धि आ गई, इस तरह का वर्णन है। तो उत्तर यहाँ है दूसरे। तीसरा है कवि ने अपने देश की छवि कैसे प्रस्तुत की है? तो यहाँ लिखा है कवि अपने देश की छवि प्रस्तुत करते हुए कहता है कि भारत के लोग दया एवं करुणा से भरे हुए हैं एवं यह देश बहुत ही सुंदर है। चौथा प्रश्न है जब संसार में किसी को कहीं आश्रय प्राप्त नहीं होता तब वह कहाँ जाता है? तब वह भारत में जाता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी व्यक्ति आकर के रुके और यहीं बस करके यहीं के हो गए। उनको यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा बहुत ही सुंदर है। अगला प्रश्न है ग। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ आप अपने मन से भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने कविता का भावार्थ बताया है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। पहला लिखना है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कवि कहता है कि भारत वह स्थान है जो माधुर्य एवं लालिमा से भरा हुआ है, जहाँ अनजान एवं भूले भटके लोगों को आश्रय मिल जाता है। दूसरा है खेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर उठते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। इसका मतलब है यहाँ पर प्रातः काल का शोभा अवर्णनीय है। कवि कहता है प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि रात भर चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त होकर उठने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबा कर लाती है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेरती है। तो ये ग। अगला प्रश्न भैया मानो घर। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें लिखा है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। इसका अर्थ यह होगा कि प्रातः काल होने पर सूर्य का प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है
वहां से छन छन कर माने पत्तियों के टहनियों के बीच से चारों ओर फैलने लगता है। उस समय सूर्य का प्रकाश लाल होता है और पेड़ों को हर तरफ से घेर लेता है। तब ऐसा लगता है जैसे पेड़ की शाखाएं कमल के फूलों के बीच प्रसन्न होकर नृत्य कर रही हो। ये तो अर्थ है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है दो। प्रस्तुत काव्यांश के शीर्षक का नाम लिखिए, तो शीर्षक आपका हो जाएगा अरुण यह मधुमय देश हमारा, क्योंकि उसी कविता से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रातःकालीन सूर्य का रंग कैसा होता है? प्रातःकालीन सूर्य का रंग लाल होता है। तीसरा प्रश्न है प्रभातकालीन सूर्य की किरणों से वृक्षों की शोभा कैसे हो रही है? वृक्षों की शोभा ऐसे हो रही जैसे वृक्ष के चारों तरफ कमल के फूल खिले हों और वे वृक्ष की टहनियां शाखाएं सब मानो नृत्य कर रही हों। हरियाली पर जीवन छिटका, इसे स्पष्ट करें। जीवन रूपी हरियाली लिखा है, हरियाली पर जीवन छिटका। जीवन में हरियाली से तात्पर्य सुख समृद्धि से, तो जीवन में मानो सुख समृद्धि वैभव भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास फैल गया, ये अर्थ होगा। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। लिखा है कवि ने अपने देश को कैसा बताया है? विकल्प है भारत बताया है। विकल्प है प्रातःकाल की मधुरता के समान, पाश्चात्य सभ्यता के समान, नैराश्य के भाव, आशा विहीन। तो आप लिखेंगे प्रातःकाल की मधुरता के समान, यही उत्तर होगा। अगला है विचार युक्त प्रश्न। प्रातःकाल की बेला पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो प्रातःकाल की बेला आप प्रातःकाल जग जाएं 5 बजे और प्रातःकालीन सूर्य के उदय को देखें आकाश में। आपको जैसा दृश्य दिखता है वैसा दृश्य अपनी कॉपी में लिखना है अपने शब्दों में, इसको आप स्वयं करेंगे। अगला है आप कवि की देशभक्ति की कल्पना से कहां तक सहमत हैं? कवि की देशभक्ति की कल्पना से हम और अधिक सहमत हैं, क्योंकि भारत देश वास्तव में ऐसा ही है जैसा कि कवि ने अपनी कविता में वर्णन किया, उससे बढ़कर है। तो हम कवि की कल्पना से पूरी तरह से सहमत हैं। भाषा अध्ययन। अनुप्रास अलंकार, जहां 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे शीतल मलय समीर सहारे। दूसरा है समझ नीड़ निज प्यारा, इसको कॉपी में लिख लेंगे। द्विग व द्वंद्व समास की परिभाषा लिखकर 2-2 उदाहरण लिखिए। तो द्विग और द्वंद्व समास आपको व्याकरण में पढ़ाया गया है, उस व्याकरण में देख करके वहां से उदाहरण आप लिख सकते हैं और परिभाषा भी लिख सकते हैं। हालांकि हम बता दे रहे हैं द्विग समास उस समास को कहते हैं जिस शब्द के पहले अंक वाले शब्द आए, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचानन, नवग्रह, ये सब द्विग समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। जिस पद में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अपठित काव्यांश है। आओ हम सच को स्वीकारे, आंगन से भ्रम धूल बुहारे, शांति कपोत न पहुंचे नभ तक, उन्हें पकड़ ले गए शिकारी, बिना दवा के अस्पताल में मेरे अनेकों नर और नारी मरे, युद्ध विराम मगर हाथों में सबके हैं नंगी तलवारें, आओ हम सब सच को स्वीकारे। शांति कपोत न पहुंचे नभ तक का क्या आशा है? अर्थात व्यक्ति जो शिथिल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जीवन में उसके गतिशीलता समाप्त हो जाती है, फिर वो एक कुएं के मेढक के समान उसी अपने ही छोटे से स्थान में स्थिर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। हाथों में नंगी तलवारें लेकर हम किसकी स्वीकारते हैं? सच को स्वीकार। किसकी स्वीकारते हैं? किसकी स्वीकारते हैं? अर्थात हम देश में प्रेम सौहार्द को भूल जाते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। हमें देश में शांति का विचार करना चाहिए। कविता को लयबद्ध ढंग से याद करना है। प्रकृति चित्रण से संबंधित काव्य रचनाएं संग्रहित भावों का परिचय प्राप्त करें। इस तरह से आपका पाठ 4 आज समाप्त हो गया है। अगले दिन हम पाठ 5 पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पूर्व आप पाठ 4 को अपनी पुस्तक में ठीक प्रकार से लिख लीजिए, कॉपी में याद करिए। अभी मैं इसकी किताब की पाठ 4 की फोटो भी आपके पास भेज देंगे।